हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस एनएमआर के वीडियो सीरीज में हम देखने वाले हैं व्हाट इज मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी। तो फ्रेंड्स, अभी तक के वीडियोस में हमने देखा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या होता है, और फिर हमने देखा एनएमआर का ग्राफ इंटरप्रेट करने के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरी है लाइक केमिकल शिफ्ट, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स, इंटीग्रेशन एट्सेट्रा। तो हमने शुरुआत की है केमिकल शिफ्ट से। तो हम देख रहे थे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट। तो फ्रेंड्स, हमने उसमें देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट्स किस तरह से केमिकल शिफ्ट के वैल्यूज को चेंज करता है। जब कोई प्रोटॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स से जुड़ा हुआ होता है तो उसकी वैल्यू जो रहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा TMS से दूर जाती है। यानी फ्रेंड्स, अगर कोई प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के सानिध्य में है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो डाउन फील्ड होती है। ये होता है TMS का पीक, टेट्रामिथाइल सिलेट, जिसे कि स्टैंडर्ड करके हम यूज करते हैं NMR में। और अगर कोई प्रोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के सानिध्य में होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा अप फील्ड होता है। ये डायरेक्शन में जो पीक आते हैं क्लोजर टू TMS, हम कहते हैं कि दीज वैल्यूज आर अप फील्ड, और TMS से जो दूर जाने वाली वैल्यूज होती है वो डाउन फील्ड होती है। तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट्स के आधार पर हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर उससे जुड़ा हुआ है तो केमिकल शिफ्ट जो है वो डाउन फील्ड हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचता है और उसे डीशील्ड करता है। उसे क्या करता है, जो प्रोटॉन अंडर स्टडी है उसे डीशील्ड करता है। यानी जितनी ज्यादा डीशील्डिंग होगी उतनी केमिकल शिफ्ट, उतनी डेल्टा ज्यादा होगी, और शील्डिंग अगर ज्यादा होगी तो डेल्टा की वैल्यू कम होगी। तो फ्रेंड्स, इस आधार पर कुछ केमिकल शिफ्ट के वैल्यूज, कुछ मॉलिक्यूल्स के केमिकल शिफ्ट के वैल्यूज अगर ऑब्जर्व किए जा रहे थे तो वो इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आधार पर एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे, जैसे कि रेजोनेंस है, इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइब्रिडाइजेशन है। इनके आधार पर उनके वैल्यूज एक्सप्लेन किए नहीं जा रहे थे। फॉर एग्जांपल, अगर बेंजीन के प्रोटॉन अगर हम देखेंगे, एरोमेटिक प्रोटॉन्स, उनके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 6.5 से लेके 8 के बीच में ऑब्जर्व की जा रही थी। अल्कीन्स की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 4.5 टू 6 के बीच में आ रही थी, वेराज अल्काइंस की 2.5 के नजदीक आ रही थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप केमिस्ट्री के आधार पर इसको कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन में कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और अल्काइन में कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और अल्काइन में कार्बन होता है sp हाइब्रिडाइज। अगर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर अगर हम देखेंगे, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर sp में सबसे ज्यादा है 50%, यानी sp में s कैरेक्टर ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल के ज्यादा क्लोज है, इसलिए sp जो होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। sp3, sp2, sp, इन तीन कार्बन में अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है तो sp होता है। तो एज पर दिस हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, अगर हम इस एसिटिलीन के प्रोटॉन को Hc नाम दे, इसको Hb नाम दे, तो डेल्टा C जो रहेगा वो डेल्टा B से ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी sp कार्बन से जुड़ा है। और अगर मान लो कोई sp3 कार्बन है, उसके प्रोटॉन को हम नाम देते हैं A, तो ये ऑर्डर हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऑर्डर हमें क्या मिल रही है, डेल्टा B इज ग्रेटर देन डेल्टा C ग्रेटर देन डेल्टा A। तो ये जो एब्सर्ड, ये जो इरेगुलर रिजल्ट आ रहा था, ये प्रीवियसली नोन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के आधार पर एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था। वेराज अगर आप बेंजीन को देखेंगे, इसमें ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है कि जिस वजह से इसकी वैल्यू बियॉन्ड 6.5 जा रही है, जो कि लगभग क्लोरोफॉर्म, जिसमें तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हुए रहते हैं लाइक दिस। इस प्रोटॉन
ये प्रोटॉन जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर 3 क्लोरीन एटम है, तो इसकी डेल्टा की वैल्यू लगभग 7.2 के आसपास आती है। तो इसके वैल्यू के क्लोज जा रही है एरोमेटिक प्रोटॉन, बेंजीन के प्रोटॉन जो है इनकी वैल्यू। तो इसके पीछे क्या रीजन था, क्या रीजन रह सकता है, इसकी खोज करते हुए इस मैग्नेटिक अनआइसोट्रोपी की कॉन्सेप्ट का पता चला। एज एवरीबॉडी नोज, नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। तो नीड क्या थी कि ये जो केमिकल शिफ्ट के वैल्यूज थे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स के आधार पर एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। तो फ्रेंड्स, मैग्नेटिक अनआइसोट्रोपी क्या है, जैसा कि इसका नाम में ही आप अगर ऑब्जर्व करोगे, आइसो मीन्स क्या होता है, सेम। आइसो मीन्स सेम, यूनिफॉर्म। आइसो मीन्स सेम और यूनिफॉर्म, और उसके पीछे लग गया एन आइसो मीन्स नॉन यूनिफॉर्म, और नॉन यूनिफॉर्म क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऐसा कोई इफेक्ट है जो मैग्नेटिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म बना रहा है। जो कि हम एनएमआर में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उससे कुछ तो फिनोमेनन मॉलिक्यूल में हो रहा है जो नॉन यूनिफॉर्म बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये कैसे बना रहा है, ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे बेंजीन का। तो फ्रेंड्स, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। उसके हर एक कार्बन के ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होता है जो कि प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। इसे समझना है तो ये मैं आपको एक थर्माकोल की एनालॉजी बताऊंगा फ्रेंड्स। मान लो कि इस प्लेन में बेंजीन है और इसी प्लेन में 6 हाइड्रोजन अटैच रहेंगे। तो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल रहता है ये कुछ इस तरह से, ये मैचस्टिक के जो स्टिक्स है ये कुछ इस तरह से उसके प्लेन को परपेंडिकुलरली ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स रहेंगे। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये लैटरली बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड्स। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है जब ये मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, तो ये सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये सर्कुलेशन चालू करते हैं, यानी कुछ इस तरह से ये ऊपर और नीचे ये इलेक्ट्रॉन्स घूमना शुरू करते हैं। एंड एज ऑल ऑफ वी नो, चार्ज अगर घूमेगा, चार्ज अगर सर्कुलेट होगा, इट्स लाइक अ रिंग करंट। अगर रिंग करंट जनरेट होगा तो वो उसकी करस्पॉन्डिंग एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। रिंग करंट अगर जनरेट हो रहा है तो रिंग करंट उसके करस्पॉन्डिंग एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो इस तरह से जनरेट होगी, जो भी हमारी अप्लाइड फील्ड होगी उसको अपोज करेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनती है वो करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनती है। तो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को अगर अलाइन करेंगे तो ये जो थंब रहेगा ये नॉर्थ पोल दिखाएगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी। और कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होगी, मान लो ये सर्कुलर लूप है, तो मान लो इस डायरेक्शन में अगर कन्वेंशनल करंट अगर मूव हो रहा है, अगर इस डायरेक्शन में करंट है, तो ये जो थंब है ये थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, यानी ऊपर नॉर्थ पोल आएगा। एंड माइंड इट वेल फ्रेंड्स, करंट की जो डायरेक्शन रहेगी उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट रहेगी। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। दिस इज बेसिक फिजिक्स, 10th स्टैंडर्ड फिजिक्स। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन में अगर फिंगर को अलाइन करेंगे तो ऊपर जो है थंब के डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, साउथ पोल मिलेगा। इसीलिए हम प्रीवियस सेशंस में देख रहे थे कि प्रोटॉन के डायरेक्शन में अगर हम फिंगर्स को अलाइन करते हैं तो अपर साइड में थंब के डायरेक्शन में हमें नॉर्थ पोल मिल रहा था, क्योंकि करंट इज द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन में अगर हम फिंगर्स को अलाइन करते हैं
तो थंब जो देगा हमें साउथ पोल देगा, थंब हमें क्या देगा, साउथ पोल देगा। तो फ्रेंड्स मान लो कि ये बेंजीन है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में हम इसे लेके जाएंगे तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये अपना सर्कुलेशन चालू करेंगे, और ये सर्कुलेट किस दिशा में होंगे, सो एज टू प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मान लो V0 इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, मीन्स ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। तो ये ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव होंगे कि ऊपर के डायरेक्शन में क्या आना चाहिए, साउथ पोल आना चाहिए, टू अपोज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कैसे घूमेगा, दिस विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज मैन। ये अगर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऊपर हमें मिलेगा साउथ पोल, यानी इस मूवमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी ये कुछ इस तरह से बनेंगी, इस तरह से बनेंगी। यानी इसको और गहराई से समझना है तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से इधर इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा, ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे से ऊपर की ओर, चारों दिशाओं से, नीचे से ऊपर की ओर चारों दिशाओं से कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर आप डायरेक्शन देखोगे फ्रेंड्स, ये साउथ, ये नीचे नॉर्थ पोल आएगा, तो ये कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव होंगी, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे गहराई से अगर ऑब्जर्व करोगे तो इनसाइड द रिंग, इनसाइड द रिंग, ये बेंजीन रिंग के इनसाइड अगर देखोगे आप तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही है, वेयर एज पेरीफेरी में, आउटसाइड द रिंग अगर आप देखोगे तो इसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन कर रही है, उसको रीइंफोर्स कर रही है। यानी अगर कोई प्रोटॉन रिंग के इनसाइड प्रेजेंट है, रिंग के इनसाइड अगर कोई प्रोटॉन प्रेजेंट है और मान लो हमारी एक्सटर्नल फील्ड जो अप्लाई की हुई है वो B0 है, और इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसे हम B पाई नाम देंगे, तो B इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड द रिंग है, जो प्रोटॉन इनसाइड द रिंग है, तो वो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड कितनी एक्सपीरियंस करेगा, B0 माइनस B पाई। वेर एज अगर वो प्रोटॉन ये रिंग के बाहर है, पेरीफेरी में है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये एक दूसरे को अलाइन करेंगे, तो पेरीफेरी में B इफेक्टिव जो होगा वो B0 प्लस B पाई होगा। इस वजह से फ्रेंड्स जो प्रोटॉन इनसाइड द रिंग प्रेजेंट है उस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम हो रही है, यानी वो शील्डेड फील कर रहे हैं। यानी इनसाइड द रिंग क्या हो रहा है, शील्डिंग हो रहा है, इनसाइड द रिंग क्या हो रहा है, शील्डिंग हो रहा है, और पेरीफेरी में आउटसाइड द रिंग क्या हो रहा है, डी शील्डिंग हो रहा है। और इसी डी शील्डिंग की वजह से, जब डी शील्डिंग होती है तो केमिकल शिफ्ट क्या होगी, डाउन फील्ड आएगी, यानी उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, एंड दैट्स द रीजन व्हाई बेंजीन में प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 6.5 टू 8 के बीच में मिलती है। अगर आप देखोगे तो ये सारे प्रोटॉन्स जो है, ये कौन सा भी बेंजीन का प्रोटॉन बेंजीन रिंग के अंदर नहीं है, सारे के सारे प्रोटॉन्स जो है वो बाहर है, सारे के सारे जो प्रोटॉन्स है ये पेरीफेरी में है, एंड दैट्स व्हाई ऑल दीज प्रोटॉन्स आर डी शील्डेड, all these protons are d-shielded, and that's why their chemical shift value is in between 6.5 to 8। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसे और गहराई से समझना है तो मैं कौन रीड डाल के आपको रिप्रेजेंट कराऊंगा, दैट विल बी वेरी क्लियर। यानी इस रीजन में अगर कोई प्रोटॉन आ रहा है, इस रीजन में अगर कोई प्रोटॉन आ रहा है तो वो प्रोटॉन क्या होगा, शील्डेड होगा, उस पर नेट इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो लगने वाली है वो B0 माइनस B पाई होगी। वेराज अगर कोई प्रोटॉन इस कोन के बाहर आएगा
तो वो डी शील्डेड होगा। तो ये सारी कॉन्सेप्ट जो है फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट इज द मैग्नेटिक अनाइसोट्रोपी। और हमने देखा कि ये जनरेट क्यों होती है, ये पिक्चर में क्यों आती है, ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पाई मैग्नेटिक फील्ड और सेकेंडरी फील्ड इफेक्ट। क्योंकि प्राइमरी तो है हमारी एक्सटर्नल फील्ड जो हमने अप्लाई की है वो है, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलेशन की वजह से जो आ रही है, इसीलिए इसे कहा जाता है सेकेंडरी फील्ड इफेक्ट। तो फ्रेंड्स ये तो था कि बेंजीन के बारे में। तो ये अल्कीन और अल्काइन में ऐसा क्या होता है कि जिस वजह से हम तो कहेंगे कि बाबा ये इसका प्रोटॉन जो है वो डी शील्डेड है, तो एसिटिलीन में भी ऐसी डी शील्डिंग क्यों नहीं होती, ये वैल्यू 2.5 क्यों आती है, तो उसके ओर भी मैं जाऊंगा, जस्ट अ मोमेंट। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं इथिलीन और एसिटिलीन की ओर। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये जो दो इसके अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स रहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद इसमें कुछ इस तरह से इंड्यूस्ड करंट शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, और इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाली है वो कुछ इस तरह से इस रीजन में जनरेट होगी, और फील्ड लाइंस जो है इस कोन में कोई भी प्रोटॉन नहीं आएगा, और इस पेरिफेरी में रहने की वजह से इन हाइड्रोजन्स की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो 4.5 to 6 के बीच में ऑब्जर्व की जाती है। वेराज एसिटिलीन में ऐसा क्या हो जाता है कि इसकी वैल्यू सडनली कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स एसिटिलीन में होता क्या है, इसमें जो रहते हैं दो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स रहते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं, कुछ इस तरह से। तो इसमें जैसा कि हमने पीछे देखा था उस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन चालू हो जाएगी तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से होनी चाहिए। मान लो ये एसिटिलीन का मॉलिक्यूल कुछ इस प्लेन में है, तो जो पी ऑर्बिटल्स वर्टिकल प्लेन में है उनका करंट इस तरह से मूव होना चाहिए, और जो पी ऑर्बिटल इसको और परपेंडिकुलर है उसमें कुछ करंट इस तरह से शुरू हो जाना चाहिए। यानी दो करंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में सर्कुलेट होने चाहिए, लेकिन ऐसा होने से उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है फ्रेंड्स। इसलिए ये दो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में, ना इस डायरेक्शन में ना इस डायरेक्शन में, तो उनका मूवमेंट किस डायरेक्शन में शुरू हो जाता है, इस डायरेक्शन में, इन दिस प्लेन, कुछ इस तरह से। और अगर जब इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगी, ड्यू टू दिस एनामेलस सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और इस वजह से दीज प्रोटॉन्स फील्स शील्डिंग इफेक्ट, और ये हो जाते हैं इस तरह से शील्डेड। और जब शील्डिंग हो जाएगी तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाई एसिटिलीन के प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट जो होती है वो 2.5 के आसपास ऑब्जर्व की जाती है। तो और एक बेहतरीन एग्जांपल देखेंगे फ्रेंड्स एन्युलिन्स का, जिसमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लगभग पूरी नेगेटिव हो जाती है ड्यू टू दिस शील्डिंग। एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है एन्युलिन्स का, ये नहीं है इधर, तो फ्रेंड्स ये जो प्रोटॉन है इसमें ड्यू टू दिस शील्डिंग इसकी वैल्यू जो होती है लगभग सेम वे में इस तरह से इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, अगर ये अप्लाइड फील्ड है तो ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कुछ इसी तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। तो ये जो कोन है, ये जो कोनिकल रीजन है, इसमें ये प्रोटॉन आ जाता है और इट फील्स शील्डेड। और ये शील्डिंग इतनी हो जाती है कि इस प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लगभग -0.5 ppm बन जाती है, यानी TMS के भी पीछे इसका पीक ऑब्जर्व होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स
ये है मैग्नेटिक अनाइसोट्रॉपी। इसके ऊपर कई सारे ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं फ्रेंड्स। इसी एग्जांपल में अगर देखेंगे तो क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर शील्डेड एंड डीशील्डेड इन दिस एन्युलिन। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला जो प्रोटॉन है ये शील्डेड है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्रोटॉन्स जो है वो डीशील्डेड है। तो इस तरह से फ्रेंड दिस वाज ऑल अबाउट मैग्नेटिक अनाइसोट्रॉपी। व्हाट इज मैग्नेटिक अनाइसोट्रॉपी? इट इज द जनरेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कॉजेस these changes in chemical shift values। और ये किधर लगता है? जिधर भी पाई सिस्टम है, कॉन्जुगेशन जिधर भी है। फॉर एग्जाम्पल इधर अनाइसोट्रोपिक इफेक्ट लगेगा क्या? इन सारे प्रोटॉन्स पर अनआइसोट्रोपिक इफेक्ट लगेगा, वेयर एज इस प्रोटॉन पर, ये वाले जो प्रोटॉन्स है, ये वाले प्रोटॉन्स के ऊपर अनआइसोट्रोपिक इफेक्ट लगने वाला नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैग्नेटिक अनआइसोट्रोपी। तो अगले सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन केमिकल शिफ्ट में रेजोनेंस का क्या इफेक्ट होता है वो देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।